वेलकम दोस्तों। और अगला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, नाम है सॉरी नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल का, कि हमारा टेबल आखिर में दिखता कैसा है। ठीक है ना। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीटी इन शॉर्ट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं बताता हूँ अभी, और 18 ग्रुप्स। द horizontal columns are called as periods and the vertical rows are called as groups। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल पीरियडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। वो मैं रफ बना रहा हूँ। एक ऐसा यहाँ होता है, फिर एक ऐसा होता है, फिर एक ऐसा होता है। ठीक, ऐसा। जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो होता है हमारे पास, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पूरे के पूरे ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक जो होता है, जैसे मैंने बताया कि ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज ग्रुप। ये क्या है, ग्रुप। 18 ग्रुप्स है, मतलब ये एक ग्रुप, 2 ग्रुप, यानी कि वी कैन कंक्लूड कि एस ब्लॉक के अंदर कुल कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, लंबा सा, दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक। ये होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में अगर बात करें, राइटिंग के लिए माफ़ करिएगा, डी ब्लॉक के अंदर अगर अपन बात करें तो 10 ग्रुप्स होते हैं, यानी कि 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं डी ब्लॉक के अंदर। और आखिर में आता है ये वाला जो साइड होता है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर बचा हुआ कितना, 2 10 12, तो 6 ग्रुप होते हैं किसके अंदर, हमारे पी ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर कितने होते हैं, 6 ग्रुप। नाम क्या है, पी ब्लॉक। ठीक। तो एक बहुत ही अच्छा, हाँ, पीरियड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको निमोनिक्स भी सिखाऊंगा, अभी के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, देखिए कितने पीरियड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पीरियड्स ही होते हैं। अभी एलिमेंट्स को हम लोग भरना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। मैं यहाँ भी आखिरी वाला भी लिख दे रहा हूँ। काउंट करोगे तो 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो कुल हमारे पास अभी हम लोगों ने जितना भी सीखा, इसमें से काम वाला बात क्या है, मैं उसको ब्लू से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहली बात कि हमारा पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। दूसरी बात, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। तीसरी बात, डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप होते हैं। और आखिरी बात, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप होते हैं। इस स्लाइड से हमने सिर्फ इतना ही सीखा है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर में हमको लिखना कैसे होता है। लेट्स फोकस ऑन कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। तो देखिए, वापस से दे देता हूँ हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बात हमें जाना पड़ेगा, कहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर।
अगर फिज़िकल पहले आपने कंप्लीट कर रखी होगी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन जो लोग बिना फिज़िकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े आए हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ टर्म्स, कुछ क्वांटम नंबर्स, बेसिकली क्वांटम नंबर्स कुछ पिक किए जाएंगे वहाँ से जिनका मतलब आए तो बेहतर है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वांटम नंबर जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा वो है n। n को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, QN फॉर शॉर्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है। दूसरा क्वांटम नंबर जो हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लेंगे वो है n, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ब्रीफली कि n क्या सिग्निफाई करता है और l क्या सिग्निफाई करता है। तो जो n होता है, n सिग्निफाइज शेल नंबर और l सिग्निफाइज सबशेल नंबर। थोड़ा सा मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करूँ, सब बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, ब्रीफली बहुत अच्छे से आती हैं। कि अगर ये आपका एक एटम है, एटम का कोर किससे बना होता है, न्यूक्लियस से। फिर ये क्या होते हैं आपके शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर फर्दर डिवीजन होता है किसका, ये डिस्टेंस इंक्रीज होती रहती है। ये सब पार्ट किसका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इस पर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब ये जो शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर हल्के हल्के क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स के बारे में दो बात आप ध्यान रख सकते हैं अभी से ही, कि सबसे इनर मोस्ट सबशेल जो होता है वो एस सबशेल होता है, और जो आउटर मोस्ट सबशेल होता है वो एफ सबशेल होता है। इस पे ब्रीफली बहुत अच्छे से हम लोग कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, या फिर क्या फ़ायदे नुकसान तो बोलना गलत होगा, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब एस इनर मोस्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब एफ आउटर मोस्ट होता है। ये सब पे बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो काम की बातें हैं उनको हम लोग अभी ले रहे हैं। तो क्या बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने पिक किया क्या, क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। n रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर। अच्छा, शेल नंबर क्या होते हैं, शेल नंबर होते हैं n = 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कोई भी इंटीजर टिल इन्फिनिटी शेल कहलाता है। और सबशेल क्या होता है, सबशेल आपके एस पी डी एफ, 4 टाइप के आपके सबशेल होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक। फंडामेंटली हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उन सब के अंदर आपको सबशेल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सवाल होंगे, आगे आएंगे, बहुत अच्छे से उनको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम लोग समराइज़ करते हैं, सीखा n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। n जो होता है वो शेल नंबर दिखाता है, l जो होता है वो सबशेल को दिखाता है। इनर मोस्ट क्या होता है, एस सबशेल होता है। आउटर मोस्ट क्या होता है, एफ सबशेल होता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, और l की वैल्यू क्या होती है, एफ पी डी एफ हो सकती है, ठीक है ना। अभी और बात होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही। देखिए अगली जो बात आती है, एक फॉर्मूला जो हमने पिक किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है ना, वो फॉर्मूला होता है L की वैल्यू। जैसे मैंने बताया n की वैल्यू तो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, और बहुत सारे सवाल आपको इस चैप्टर के अंदर भी दे दिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। यानी कि एक हम लोग बात अगर यहाँ से कंक्लूड करें कि
फॉर एनी सबशेल n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन l। ऐसा ये इक्वल भी नहीं हो सकता इट l, एक सेकेंड, l कैनॉट बी इवन इक्वल टू n। ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर क्या इक्वल हो सकता है क्या? सर आपने बोला ये, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की आपने, बस बोला कि n बड़ा होगा, क्या इक्वल हो सकता है? तो नहीं, n इक्वल भी, l इक्वल भी नहीं हो सकता n के। l विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, l विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी लेस देन n। l हमेशा n से छोटा ही होगा। अगर l कहीं भी आपको दिखता है, अभी मैं आपको ये निकाल के भी दिखाऊंगा, कहीं भी अगर आपको l दिखता है कि l बड़ा है n से, यानी कि ऐसा कोई शेल या सब शेल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं अच्छे से अभी, ठीक है ना। सो हम लोग बात कर रहे थे कि n जो है वो हमेशा l से वैल्यू में बड़ा होगा। ये बात भी हमने नोट कर ली थी कि फॉर एनी सब शेल n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन l। l n के बराबर भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि l की वैल्यू किस किस सबशेल के लिए, बेसिकली l डिपिक्ट्स द सबशेल, तो हर एक सबशेल का अपना अपना वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ l। जैसे कि फॉर s सबशेल, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें हैं यहाँ पर लेके आई जा रही है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए चैप्टर की। फॉर s सबशेल l की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। याद करना है, कोई लॉजिक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही दिया जाएगा। फॉर p सबशेल l की वैल्यू होती है 1। फॉर d सबशेल l की वैल्यू होती है 2। फॉर f सबशेल l की वैल्यू होती है 3। याद, मैंने इसको ऐसे याद रखा था, s PDF, ठीक है ना, सीक्वेंस यही होता है s p d f, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन रहेगा? s p d f। यही ऑर्डर आपको याद करना होता है। अब ये सब हमने कहानी बनाई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखने का सीक्वेंस आता है, दैट इज़ ऑफ-बाउ रूल। वो ऑफ-बाउ रूल कहाँ से आता है? तो देखें, थोड़ा सा हम लोग एक रफ आइडिया लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने सबशेल, यहाँ लिखा l, यहाँ लिखा n+l। n+l रूल से ही बेसिक जो ढांचा तैयार होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, वो n+ रूल से ही, n+l रूल से ही निकल करके आता है। सबशेल अगर मैं लिखूँ तो सबशेल की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है, शेल फिर l, ये बेसिक से रिप्रेजेंटेशन होती है। n की वैल्यू 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, और l की वैल्यू हमेशा 0 to n-1 होगी। यानी कि अगर मैं 1s लिखूं तो n की वैल्यू क्या है? 1 है। s की वैल्यू l के टर्म्स में क्या होती है? 0। तो n+0 क्या होगा? सॉरी, n+l यानी कि 1+0 क्या होगा? 1। ठीक, आगे देखो, अगर मैं लिखता हूँ 1p, अभी हम लोग शेल को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने जब शेल को जब कांस्टेंट किया तो हम लोगों ने 1 लिखा, फिर इसके आगे हम लोगों ने सबशेल का नाम ऐड किया। अब दूसरा हम लोग सबशेल पे हम लोग जाते हैं, दैट इज़ p सबशेल। 1, l की वैल्यू क्या है? 2, सॉरी 1 1,
तो 1 + 1 क्या होता है 2। अब ये बताओ क्या ऐसा सबशेल कभी एग्जिस्ट कर सकता है क्या, जहाँ पर n की वैल्यू l के बराबर हो जाए? क्या ऐसा सबशेल कभी एग्जिस्ट कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमेशा n l से ज़्यादा ही होगा। ऐसे अगर हम लोग अगला लिखें तो 1d लिख सकते हैं, 1 2 दैट इज 3, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज l की वैल्यू अगेन इस बार तो बराबर ना हो करके n से ज़्यादा ही है, तो ये तो डेफिनेटली ही एग्जिस्ट नहीं करने वाला। सिमिलर स्कीम से 1f भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यू नो वाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि शेल n = 1 में के पास केवल और केवल एक ही सब शेल होता है, दैट इज़ 1s। ना तो 1p होता है, ना तो 1d होता है, और ना ही 1f होता है। नॉट पॉसिबल। हम लोग बेसिक ढांचा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। अभी हम लोगों ने n = 1 पर बात की, अब n = 2 पर बात करते हैं। पहले मैंने लिखा 2s, क्या 2s एग्जिस्ट कर सकता है? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, 2 + 0 2, यस ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे l से ज़्यादा है। अगला 2p, ये होगा 2, ये होगा 1, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो हाँ, ये भी एग्जिस्ट करेगा। n + l रूल का सिग्निफिकेंस हमें आगे अभी आपको पता लगेगा। ये अभी ऐसे ही यहाँ पे ये बेसिकली आगे हम लोग जब इसको एनर्जी के ऑर्डर में हम लोग जमाएंगे तो वहाँ पर n+ रूल का आपको रोल दिखेगा। यहाँ पर ऐसे ही टेबल के फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोगों ने n + l रूल को शो किया है। तो क्या 2p सबशेल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू l से ज़्यादा है। क्या 2d एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि n l के बराबर हो गया है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या 2f एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में तो l n से ज़्यादा हो गया है, तो ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब तक क्या क्या एग्जिस्ट किया है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ब्लू से। एग्जिस्ट करने वाला है अभी 1s, और एग्जिस्ट करने वाला है अभी 2s और 2p। डैट इज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि n = 1 में केवल एक ही सबशेल होता है, दैट इज़ 1s, एंड n = 2 में दो सबशेल होते हैं, एक 2s और दूसरा 2p। अब हम लोग शेल और इंक्रीज करते हैं। अगला हम लोग n = 3 की बात करते हैं। क्या 3s एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 0 3 करेगा, यस करेगा। क्यों? n की वैल्यू l से ज़्यादा है। 3p एग्जिस्ट करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू l से ज़्यादा है। 3d एग्जिस्ट करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू l से ज़्यादा है। क्या 3f एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू l के बराबर है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने वाले होंगे 3s 3p और 3d। अगला हम लोग आते हैं n = 4 पे। n = 4 पे हम लोग आएंगे तो लेते हैं 4s, n l n + l, तो होगा 4 0 एग्जिस्ट करेगा, 4 p 4 1 5 एग्जिस्ट करेगा, 4 d 4 + 2 6 एग्जिस्ट करेगा, 4 f 4 + 3 क्या एग्जिस्ट करेगा? यस 4 f एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू l से ज़्यादा है, इस वजह से 4f भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, f तक ही होता है। तो अब 5 पे आ जाते हैं। n = 5 पर आएंगे हम लोग, तो n = 5 पर आएंगे तो फिर 5s क्या हो जाएगा? 5 + 0 5, 5p पे आएंगे, 5 + 1 6 5।
मैं एक चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना चाहता हूँ, इसी वजह से पूरा का पूरा n+LB में जोड़ के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि हम लोग आगे जा कर के ऑफ प्रिंसिपल को लगा पाएँ। तो देखो, क्या 5D एग्जिस्ट करेगा? यस करेगा। क्या 5F एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। 8, ठीक है ना। n=6 करना और n=7 करना है बस। अब 6s 6 0 6 6p 6 1 7 6d 6 2 8 6f 6 3 9। n=7 पे आ जाओ। 7s 7 0 7 7p 7 1 8 7d 7 2 9 7f 7 3 10, ठीक। 7f तक की हमने अब बात कर ली है। 8s को भी देख सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। n=8, हालांकि ये यूज़ में नहीं पढ़ने वाला है हमारा ज़्यादा, फिर भी 8s को देखें। n l n+l 8 0 8 करेगा एग्जिस्ट। p 8 1 करेगा, ठीक है ना। यहीं तक रहने देते हैं इसको। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं एक बार फाइनल आपको बस याद दिला देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, n=1 में 1s एग्जिस्ट करेगा। n=2 में 2s एग्जिस्ट करेगा, 2p एग्जिस्ट करेगा। n=3 में 3s 3p 3d एग्जिस्ट करेगा। n=4 में 4s 4p 4d एंड इवन 4f तक एग्जिस्ट करेगा। n=5 में भी 5s 5p 5d 5f सारे ही एग्जिस्ट करेंगे। n=6 में भी सारे ही एग्जिस्ट करेंगे। n=7 में भी सारे एग्जिस्ट करेंगे। एंड n=8 में भी सारे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन n=8 की हमें कभी रिक्वायरमेंट पड़ने ही नहीं वाली है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा अच्छे से। अब एक बात हम लोग करते हैं, कंक्लूड करते हैं। इतना हम लोगों ने जो सीखा, इसका कंक्लूजन क्या है? ये सब फालतू की बातें हैं, कोई काम नहीं आने वाली। एक बात प्रूफ करने के लिए लिखा, क्या कि s की स्टार्टिंग 1s से होगी, p की स्टार्टिंग 2p से होगी। क्यों? क्योंकि 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता। d की स्टार्टिंग 3d से होगी। क्यों? क्योंकि 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फाइनली f की स्टार्टिंग 4f से होगी। क्यों? क्योंकि 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं n+l रूल पर। ब्रीफ में चर्चा करते हैं कि आखिर ये n+l रूल था क्या, और फाइनली जो हमारा ढांचा तैयार हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो क्या है। तो देखिए, n+l रूल, ये सब कुछ बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप फिर से पढ़िएगा, अभी ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जा रहा है। n+l रूल क्या होता है? बेसिकली इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल कहते हैं। इसी को हम लोग सबशेल एनर्जी ऑर्डर भी कहते हैं, और इसी को हम लोग ऑफ बाउ रूल भी कहते हैं। अब क्या बताता है ऑफ बाउ रूल? ऑफ बाउ रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। द सबशेल which has lower value of n+l is considered as lower energy subshell।
and it will be filled first. very important कि n+l रूल लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो सब शेल, वो n+l का एडिशन ही बाकी सब शेल के कंपैरिजन में उस सब शेल की एनर्जी को आइडेंटिफाई करेगा। अब एक लूप होल बनता है इसमें, क्या बनता है कि अगर इफ़ 2 और मोर देन 2 subshell are having same value of n+l, इस केस में क्या करना है, then the subshell which has a lower value of n will be filled first। ठीक है ना, कि अगर n+l रूल का सम करने के बाद, यानी कि शेल और सब शेल के जो नंबर्स हैं उनका सम करने के बाद अगर किसी दो सब शेल की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसको हम लोग पहले भरेंगे, यानी कि वो एनर्जी में कम होगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग पहले फिल करेंगे। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ, सारी ये 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पीछे हम लोगों ने जितना n+l रूल लगाया है सबको देखिए। आइए, सबसे कम जो वैल्यू आई है हमारे पास n+l की, वो आई है 1s की, दैट इज़ 1। फिर अगर देखोगे n+ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग सिर्फ उनकी बात करेंगे ऑब्वियसली। फिर 2s की वैल्यू देखोगे कितनी आई, 2, 2p की क्या आई, 3, 3s की क्या आई, 3, 3p की क्या आई, 4, 3d की क्या आई, 5, 4s की 4, 4p 5, 4d 6, 4f 7। अकॉर्डिंगली हर एक सब शेल की अपनी अपनी वैल्यू आई है। अब आप खुद से इसको मैच करना और मुझे बताना क्या n+l रूल लगाने के बाद जो मैं ऑर्डर लिखूँगा क्या उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी कि जो मैं एनर्जी सीक्वेंस लिखूँगा सब शेल की, आप लोग अपनी नोटबुक से मैच करना, क्या वो n+l रूल के ही अकॉर्डेंस में लिखी जा रही होगी। तो देख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d 5s 5p 4d 6s 6p 5d 4f 7s 7p 6d 5f। अब आप लोग मैच करिए पीछे से कि क्या इसी सीक्वेंस में हम लोग, क्या यही ऑर्डर एनर्जी का है सब शेल का, यानी कि क्या यही एडिशन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हाँ यही आएगा। देखिए कैसे, सबसे मिनिमम वैल्यू n+l की किसकी है, 1s की है, तो सबसे ऊपर किसको रखा है, 1s को रखा है। फिर 2s की है तो किसको रखा है, 2s को रखा है। फिर किसकी है, 2p की है तो किसको रखा है, 2p को रखा है। लेकिन आपको डाउट आना चाहिए कि सर 2p का और 3s का तो n+l अगर हम लोग करें तो दोनों ही का ही n+l 3 आ रहा है, तो क्यों 2p को पहले रखा और 3s को बाद में। यस, क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक रूल पढ़ा है कि अगर n+l की वैल्यू सेम आएगी तो जिसका n छोटा होगा वो पहले भरा जाएगा। इसीलिए 2p और 3s में n+l की वैल्यू सेम आने के बाद भी 2p को पहले भरा, क्यों, क्योंकि n 2 का छोटा है और 3 का बड़ा है, इस वजह से पहले 2p फिल होगा और फिर 3s फिल किया जाएगा। अगला आता है हमारे पास 3p। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर यहाँ देखो यहाँ पे 3d 4 के बीच में कैसे आ गया, नहीं,
इट इज़ रूल, द रूल हैज़ टू बी फॉलोड। 3D आया है 4s से ज़्यादा, क्योंकि आप देखोगे तो 4s का n+l कितना होता है, 4 होता है, और 3D का कितना होता है, 5 होता है। 3 + 2 5 होता है, लेकिन 4 + 0 4 होता है। इस वजह से 3D आगे आया है। अब पूरे के पूरे n+l को सब जो हम लोगों ने प्रूफ किया पीछे, वो सब कुछ दिमाग से निकाल करके सिर्फ एक यही टेबल हमको याद करना है। इसको याद करना मैं और भी सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। कैसे, देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक। इसको मैं बोलता हूँ ढांचा, जो आपको पूरी 11th-12th में हर जगह कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगा। वो ढांचा है NS n-2f n-1d np, जहाँ पे n क्या होता है, शुरू से हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये n ही क्या होता है, पीरियड नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो देखो तरीका क्या होता है लिखने का। तरीका होता है 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। ऐसे ही आपको राइमिंग की तरह इसको याद कर लेना है अच्छे से। क्लियर? ऐसे ही आपको इसे याद करना है। जैसे मैंने गाते हुए बोला ना, 1s फिर 2s फिर 2p, 1s फिर 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑर्डर कैसे आएगा, ns फिर np, फिर अगर d एग्जिस्ट करेगा तो n में से 1 माइनस करके d के साथ लिखोगे। देखो इसमें तो d एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ s एग्जिस्ट कर रहा था। 2 के अंदर भी सिर्फ n=2 के अंदर भी सिर्फ s और p एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से हमने ns और np लिखा। 3 के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 3f और 3p एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से हम लोग ने सिर्फ ns और np लिखा। लेकिन अगर आप n=4 की बात करेंगे तो वहाँ पर 4s 4p और 4d तीनों ही एग्जिस्ट कर रहा था सेम। आई एम वेरी सॉरी, मैंने गलत बोला। n=3 के अंदर भी 3s 3p और 3d तीनों ही एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको एक रूल याद करा रहा हूँ, इसको याद ही करना है। सॉरी, जो 3D सबशेल है, अभी याद करना है, आगे इसका लॉजिक भी मिलेगा। 3D सबशेल एग्जिस्ट n=3 शेल में ही करता है, लेकिन ये फिल कब होता है? 3D सबशेल है, एग्जिस्ट n=3 शेल में ही करता है, लेकिन फिल ये 4th पीरियड में आके होता है। मैं थोड़ा सा भूल गया था, फिल कब होता है, ये 4th पीरियड में फिल होता है। ये लाइन याद ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो 3D होता है, 3D सबशेल जो होता है, ये एग्जिस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर न्यूक्लियस है n=1 2 3 4 एग्जिस्ट करेगा, तो n=3 में ही 3D भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसको फिल कब करते हैं? जब हमारा 1 2 3 4th पीरियड में आकर के 3D फिल हो रहा होता है। अभी हम लोग जब एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। तो ये ढांचा आपको एज इट इज़ याद करना है। 1s 2f से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f।
अब एक और बेसिक स्टेप हम लोग लेते हैं, वापस से मैं वही सेम चीज़ नोट कर रहा हूँ। 1s, 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। याद क्या करना है, उससे इम्पॉर्टेंट आपको ये याद करना है कि जो 1s का जो कन्फिग्रेशन होता है कैसे होता है मैं सब बताऊंगा। वो हीलियम का होता है। 2s और 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फिल किए जाते हैं इन केस ऑफ नियॉन। 3s 3p पूरे के पूरे फिल किए जाते हैं इन केस ऑफ आर्गन। 4s 3d और 4p पूरे के पूरे फिल किए जाते हैं इन केस ऑफ क्रिप्टन। 5s 4d और 5p पूरे के पूरे फिल किए जाते हैं इन केस ऑफ ज़ेनॉन। 6f 4f 5d और 6p फिल किए जाते हैं इन केस ऑफ रेडॉन। एंड 7s 5f 6d एंड 7p फिल किया जाता है इन केस ऑफ ऑर्गेनेशन। यहाँ पे मकसद क्या है कि आप पूरी की पूरी जो नोबल गैस की जो ग्रुप होता है उसको नोबल गैस का सीक्वेंस और साथ में नोबल गैसेस का जो एटॉमिक नंबर है उसको आप याद कर लें। पीरियोडिक टेबल याद करने की शुरुआत हमेशा नोबल गैसेस का ही ग्रुप याद करने से की जाती है। तो आप लोग याद करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। ट्रिक एक साथ बताऊंगा जब हम लोग निमोनिक्स की बात कर रहे होंगे। तो ये पेज अब तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पूरा जो हमने अभी तक की जो बातें की हैं उसका कंक्लूजन ये टेबल ही समेट देती है। ये टेबल ही याद करना है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। जैसे आपको पूछ लिया, मानिए एनर्जी ऑर्डर पहला 4d 5d 5p 5s। दूसरा पूछ लिया मानिए 3d 3p 5s 4s। तीसरा आपसे मानिए पूछ लिया 5p 5d 5s 5f। ठीक, आप लोग एक बार कोशिश करिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हमेशा ये सेम आपको क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिलेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब भी एनर्जी ऑर्डर लिखने को बोले खट से 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा ढांचा लिख लेना। ढांचा जो हमने प्रिपेयर किया स्केलेटन, खट से 1 सेकंड में उसको लिख लेना है। 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। अब बस फाइंड ही करना है। अब तो ध्यान से देखोगे तो 4d कहाँ पे है, देखो 4d ये रहा। 5d कहाँ पे है, देखो 5d ये रहा। 5p कहाँ पे है, देखो 5p ये रहा। 5s कहाँ है, देखो ये रहा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 5s 4d 5p 5d। अगला देखो, वापस से लिख लो पर बढ़ाचा 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। देखो 3d कहाँ पे है, ये रहा 3d। 3p कहाँ पे है, ये, अरे सॉरी, हाँ 3p कहाँ पे है, ये रहा 3p। 5s कहाँ पे है, ये रहा 5s।
4s कहाँ पे है, ये रहा 4s। ऑर्डर लिख दो, 3p, फिर क्या है 4s, फिर क्या है 3d, फिर क्या है हमारे पास 5s। ये लिख दो हम 5p, 5d, 5f और एक और क्या गया 5s। ऑर्डर क्या आएगा 5f, 5p, 5d और फिर 5f। आज हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगले लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। थैंक यू।